हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एजुकेटर प्लस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा आगे का पॉलिटी का जो टॉपिक रह गया था उसके बारे में। ओके, तो एक रफ ओवरव्यू की बात करें कि आज हम क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले हम आज की क्लास में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स तो हमारे पास है ही हैं, उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे जिम्मेदारियां भी हैं जो हमें एज अ सिटीजन निभानी पड़ती हैं। तो वो कौन सी मौलिक जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। उसके अलावा हम प्रेसिडेंट और जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, हम उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में कैग कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पार्लियामेंट हम जानेंगे, अपने संसदों के बारे में और संसद भवन के बारे में, और साथ में कितने हमारे पास हाउसेस होते हैं, कौन कौन मेंबर्स होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जैसे यूपीएससी हो गई, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन हो गया। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो आज की क्लास में हम सब कुछ वाइंड अप करके अपनी क्लास को रैप अप करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। सबसे पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंडामेंटल राइट, जिसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अगर हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करें तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है किसके बारे में, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, इसमें आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अब आर्टिकल 12, 13 क्या है, अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो आप मेरी YouTube पे जो क्लास अवेलेबल है वो देख लीजिए। मोटे मोटे तौर पे मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 12 में सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है कि स्टेट किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल 13 आता है जिसमें जुडिशियल रिव्यूज के बारे में इसकी बात की गई है। उसके बाद आता है हमारा जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है वो हमारा आर्टिकल 14 से होता है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। पहले हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन अब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये जो प्रोविजन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकारों का, ये हमने बोरो कहां से किया है, बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने बोरो किया है, ठीक है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे जितने भी संविधान बने हैं वो इसी को बेसिस रख के बने हैं। तो इसीलिए इंडिया का जो मैग्ना कार्टा है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे पार्ट 3 में है। तो इसीलिए पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमें देता कौन है, इट इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है, ठीक है। जो संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है बिना किसी भेदभाव की, ये सबके लिए इक्वल होते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसके गारंटर कौन है, इसके गारंटर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ये जो हमारा पहले जब संविधान बना था उस टाइम की अगर हम बात करें तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड था फंडामेंटल आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें इस राइट को देखा गया कि क्या ये हमें अब देना चाहिए, तो इसके बाद से ये अबॉलिश हो गया, ठीक है। यहां तक आपको सारी बात क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग जो हमारे अलग अलग टाइप के जो हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार हमें मिले हैं।
तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो भागों में बटा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक तो है और दूसरा है क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब आर्टिकल 15 मूवी सबने देखी होगी, मैक्सिमम लोगों ने देखी ही होगी, तो ये वाला आर्टिकल तो आपको अच्छे से पता ही होगा। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी पब्लिक पोजीशन है, मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया, हमारा जो कंट्री है वो क्या है, इट इज अ रिपब्लिक, राइट, इट इज अ रिपब्लिक। अब ये जो रिपब्लिक कंट्री है इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो इलेक्टेड होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपका कहीं किसी फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, कोई मुनाक हो। लेकिन इसके अलावा भी इसका क्या मतलब होता है, इसके अलावा इसका मतलब ये होता है कि जो पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वो सबको अवेलेबल है। वो ऑफिस जो है, पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, ये सबके लिए अवेलेबल है। मतलब हर एक इंसान को हक है कि वो प्रेसिडेंट बन सके। उसके अलावा कोई भी पब्लिक ऑफिस होता है उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ये फिक्स रहेगा, तो ये सबके लिए अवेलेबल है। यही आर्टिकल 16 में कहा जा रहा है। आर्टिकल 17 जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 जो है ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके अलावा मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन आप रख सकते हैं। मतलब आपने सुना होगा, सब कोई बोलते हैं कर्नल दिस, कर्नल वो, या सार्जेंट दिस, ये सब जो होते हैं ये हमारे मिलिट्री टाइटल होते हैं। उसके अलावा आप नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं तो ये आपका अकेडमिक टाइटल है, तो ये आप रख सकते हैं। उसके अलावा आप कोई अदर टाइटल जैसे महाराजा धीराज दिस 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 ऐसे नहीं रख सकते। ठीक है, तो कोई भी टाइटल नहीं है। उसके बाद आता है हमारा जो सेकेंड फंडामेंटल राइट है, दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड फंडामेंटल राइट क्या है हमारा, राइट टू फ्रीडम। उसमें सबसे पहले आता है हमारा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 19। अब आर्टिकल 19 गारंटी करता है हर सिटीजन को 6 ऐसे फंडामेंटल फ्रीडम, स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता देता है। किस किस मैटर्स में स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की आजादी है, आपको अपनी व्यूज रखने की आजादी है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, कुछ लोग मिलकर असेंबली कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, ये आजादी है आपको। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, आप देश के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं। अब ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, प्लीज कीप अ नोट ऑफ दिस पॉइंट इन माइंड, दे आर क्वालिफाइड। ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये सारे क्वालिफाइड है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि इन सारे फंडामेंटल राइट्स पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये हर फंडामेंटल राइट पे लगता है। अगर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कहीं भी रेसिडेंस कर सकते हैं या कहीं भी सेटल हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी ट्राइब के एरिया में जाके वहां जाके सेटल हो जाएं। आप बोले मुझे तो फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट है, मतलब ये सारे मेरे पास फ्रीडम अवेलेबल है, नहीं, वहां पे उस ट्राइब के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये गलत होगा। तो इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर जगह लगता है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा आर्टिकल 19 तक हो गया। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया या कोई ऑफेंस किया तो उसके अलावा मतलब उस टाइम पे उसके पास क्या क्या होगा, क्या क्या उसकी जैसे सपोज करिए नो डबल जियो पैराडाइम, ये हमारे पास अवेलेबल होता है आर्टिकल 20 के तहत। मतलब आपको एक ही चीज के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो अगर आपको कोई भी चीज ऐसी हो, आपको कोई कन्विक्ट किया, कोई ऑफेंस किया,
तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पास क्या क्या राइट्स हैं वो आर्टिकल 20 में डील करता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये आर्टिकल इतना ब्रॉड है कि इसमें सारी चीजें कवर अप हो जाती है। इसमें एक्चुअली लाइफ का क्या मतलब है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में क्या कहा जाता है कि सिर्फ लाइफ ऐसे एनिमल एग्जिस्टेंस वाली नहीं होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए ऐसी जिसमें हमारे पास चॉइस हो, जिसमें हमारे पास हम जो करना चाहते हैं वो करने की हमें आजादी मिले। तो इसीलिए इस लाइफ का मतलब बहुत बड़ा है, मतलब विद चॉइस एंड विद डिग्निटी आप ऐसी लाइफ लीड करें, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब देयर आर टू टाइप ऑफ अरेस्ट, एक होता है प्यूनिटिव, दूसरा होता है प्रिवेंटिव। वन इज प्यूनिटिव, सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का क्या मतलब हुआ, आपने किसी का कत्ल किया, मैंने किसी का कत्ल किया तो मुझे सजा हुई, कोई जुर्म करने के बाद मुझे सजा हुई, दैट इज प्यूनिटिव, ओके। अगर मैं एक मर्डरर हूं, ठीक है, अब मैं मर्डरर तो अब लोगों को पता है, पुलिस को पता है कि मैं शायद किसी और का भी मर्डर कर सकती हूँ, तो ऐसे केस में क्या करेगा, पुलिस बोलेगा कि अभी ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंस यहाँ पे होने वाला है, वो इंसान मेरा दुश्मन है, तो वो मुझे पहले ही अरेस्ट करके रख लेगा। तो दैट इज प्रिवेंटिव, कि मैंने कोई ऑफेंस अभी तक किया नहीं है, मैंने किसी का मर्डर अभी तक किया नहीं है, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के वो मुझे पहले ही डिटेन करके रख लेंगे, तो दैट इज प्रिवेंटिव, ठीक है। तो ये दो टाइप की अरेस्ट होती है, ये दो टाइप की डिटेंशन होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब दोनों ही डिटेंशन आर्टिकल 22 में दी गई है। अब उसके अगेंस्ट क्या क्या आपके पास राइट है, जैसे आपको राइट है, अगर मुझे प्यूनिटिव तरीके से अरेस्ट किया गया है तो मेरे पास ये राइट है कि मुझे वो बताए कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया गया है। उसके अलावा मुझे 24 घंटे के 48 आवर्स के अंदर वो मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे कि मैंने इसको अरेस्ट किया है, इसने ये क्राइम किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में बहुत सारी चीजें एकदम मतलब कई बार क्या होता है, अगर नेशनल ऑर्डर की बात आए तो उनको रीजन भी नहीं बताया जाता और इसका टेन्योर भी बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन यूजुअली जो केसेस होते हैं, पॉलिटिकली जो भी केस होते हैं उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देते हैं। अभी आपने कश्मीर का केस सुना होगा, कश्मीर में बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा था जिस टाइम पे आर्टिकल 370 से हटाया गया था, ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 23 जो है ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पे ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, स्पेशली किसकी ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन की और विमेन की, ठीक है, इसको रोकने की बात की जा रही है। और आर्टिकल 24 जो है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड, मतलब यहाँ पे जो लेबर, चाइल्ड लेबर होता है उसके अगेंस्ट, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बात की जा रही है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एज दिया है 14, 18 में आप होते हैं एडल्ट, आफ्टर यू रीच द एज ऑफ 18 यू आर एडल्ट। लेकिन जो 14 से लेके 18 का पीरियड होता है उसमें आपको एक टर्म कहा जाता है एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं, जैसे यहाँ पे कहीं भी आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप एडोलेसेंट है, 14 से 18 साल के बीच में है, तो इस केस में आपको एम्प्लॉय किया जा सकता है, लेकिन कहाँ पे, नॉन हजार्डस एक्टिविटीज में, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, ऐसी हजार्डस ना हो, तो इन सब जगहों पे आपको एम्प्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सबको अवेलेबल है आर्टिकल 25 के तहत। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मैं किसी रिलीजन को मानती हूं तो मेरे पास ये स्वतंत्रता है कि मैं उसको फ्रीली अपने तरीके से उसको समझ सकूं, उसको प्रोफेस कर सकूं, जो भी रिचुअल है वो प्रोफेस कर सकूं, और साथ में मैं उसको प्रोपगेट भी कर सकूं। लेकिन प्रोपगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी का धर्म परिवर्तन करवा देंगे, ठीक है। प्रोपगेशन का मतलब है मैं अपनी विचारधारा फैलाऊं, ठीक है। उसके बाद और फोर्स्ड कन्वर्जन इज नॉट अलाउड इन इंडिया, ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखिए आर्टिकल 25 जो है ये इंडिविजुअल की बात करता है। यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है, मैं खुद हूं,
मैं समझती हूँ कि मुझे क्या, कौन से रिलीजन से मैं खुद को आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ, प्रोफेस कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे आर्टिकल 26 में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने सुना होगा सबरीमाला का केस। सबरीमाला के केस में क्या था, सबरीमाला केस में जो इंडिविजुअल्स थे, जो महिलाएं थी, वो बोल रही थी कि हमें भी धर्म, हमारे पास भी आर्टिकल 25 है तो हमें भी अपना धर्म प्रैक्टिस करने दो। लेकिन जो आर्टिकल 26 के तहत रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम दी गई है, वो बोल रहे थे कि हमें अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का हक है। तो इट वाज अ फाइट बिटवीन आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26, ठीक है। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 27, इट प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड। अब आप पूछेंगे, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं जहां पे आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, देयर आर नो सिनोनिम्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी दो शब्दों का अर्थ एक नहीं होता। यहाँ पे बोला गया है टैक्सेस, लेकिन वो आपसे फीस जरूर ले सकते हैं, ठीक है, टैक्सेस नहीं ले सकते, फीस जरूर ले सकते हैं। तो इसीलिए वहां पे फीस चार्ज की जाती है, टैक्सेस चार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनी इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी प्रॉपरली फंड कर रही है, मैनेज कर रही है, वहां पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं दिए जाते। लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेटली ओन्ड है, वहां पे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कंसेंट लेना जरूरी होता है पेरेंट्स का। अगर बच्चे तो ऑब्वियसली स्कूल में माइनर ही होंगे, तो इसीलिए पेरेंट्स का कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनको ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है। आगे हमारा आता है अगला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसकी बात करें तो आर्टिकल 29 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये माइनॉरिटी टर्म जो है इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, बस आपसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ये कहा गया है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, वो भी इस टर्म में इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा गया है। आर्टिकल 30 के माइनॉरिटीज के टर्म में ये माइनॉरिटीज के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज जो है, जो आपको लग रहा है मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटीज भी इसमें आर्टिकल 29 में आ जाएंगी, ठीक है। आर्टिकल 30 में कहा गया है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो उनका जो राइट है टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऐसे माइनॉरिटीज जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिकली माइनॉरिटी हो, उनको अपनी जो भी शिक्षा के संस्थान है उसको स्टैब्लिश करने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद लास्ट राइट आता है हमारा आर्टिकल 32। अब इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कि इन्होंने कहा इट इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर यही राइट नहीं रहेगा तो मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया हु इज द गारंटर, कौन अश्योर करता है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन अश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट सबको दिए जाए, ये अश्योर करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस आर्टिकल के तहत, अंडर आर्टिकल 32, इसके तहत हर एक इंडिविजुअल को जिसका फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच हुआ है, जिसका फंडामेंटल राइट अगर स्टेट ने या किसी इंडिविजुअल ने ब्रीच किया है, तो ऐसे केस में हमारे पास अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और उनको बोले कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो ब्रीच हुआ है। तो इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट इशू करेगी। क्या करेगी, रिट्स को इशू करेगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो गए तो उस केस में हमारे साथ क्या होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले एक रिट इशू करेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स, डिपेंडिंग कि क्या उस टाइम पे सर्कमस्टेंस है, वो ऐसे रिट इशू करता है। तो यहाँ पे और एक और चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं करता, इसके अलावा भी
अगर फंडामेंटल राइट्स की बात है तो हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है विद रिगार्ड टू व्हाट, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है, तो ये खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर हमारा ऐसा हो गया, हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया, तो कौन कौन से रिट्स अवेलेबल होते हैं? सबसे पहले आता है हीबियस कॉर्पस। सबसे पहले आता है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस की मतलब बात करें तो इस वर्ड का क्या मतलब है? टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये ऐसा राइट होता है, ये ऐसा रिट होता है, जैसे सपोज करिए कोई एक इंसान है, आपने दृश्यम मूवी अगर देखी होगी तो उसमें सबसे पहले जो हीरो है वो यही बोलता है कि हीबियस कॉर्पस का आप अप्लाई कीजिए। कोई पुलिस वाला किसी के रिलेटिव को, किसी के बेटे को डिटेन कर लेता है इलीगली, अनलॉफुली, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा? हीबियस कॉर्पस को इशू करेगा और उस इशू के बाद क्या होगा? जो कोर्ट है वो बोलेगा कि उस इंसान को कोर्ट में प्रेजेंट करो, और अगर वो इलीगली डिटेन होगा तो उसको फ्री करवा देगा, और जिसने ऐसा किया है उसको सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास मैंडेमस, ठीक है। दूसरा क्या आता है? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब अगर लिटरल मीनिंग बताए, इट मीन्स टू कमांड, ठीक है, इट मीन्स टू कमांड। इसमें क्या होता है? एक सुपीरियर कोर्ट होता है, वो किसी भी कोई इंसान अगर पब्लिक ऑफिस को या पब्लिक अथॉरिटी को होल्ड कर रहा है तो उसको बोला जाएगा कि मतलब कोई उसका जिम्मेदारी है, तो उसको बोला जाएगा कि आप ये काम कीजिए, ठीक है। तो ये चीज होती है मैंडेमस। तीसरा होता है हमारा शश्योरी, या उससे पहले आप समझ लीजिए प्रोहिबिशन क्या होता है, क्योंकि प्रोहिबिशन इससे पहले वाला स्टेज होता है, उसका अगला स्टेज होता है शश्योरी। तो प्रोहिबिशन की अगर बात करें तो सपोज करिए कोई एक ऐसा कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, या उसने कोई ऐसा फैसला सुना दिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो ऐसे केस में सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, हमने हमेशा बचपन से सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा जो प्रोहिबिशन है दैट इज प्रिवेंशन। इस केस में क्या होता है? इस केस में जो सुपीरियर कोर्ट होता है वो उसको डायरेक्शन देता है कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं। लेकिन सुश्योरी के केस में अगला जो होता है दैट इज सुश्योरी। सुश्योरी के केस में अगर उसने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया है तो क्या करेगा? जो सुपीरियर कोर्ट होगा वो उसको बोलेगा इंफीरियर कोर्ट से वो जो मैटर है वो अपने पास ले लेगा, और उस चीज को वो मतलब अगर वो गलत सुनाया होगा तो उसको वो डाइवर्ट भी कर सकता है उस पर्टिकुलर कमांड, उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन को, उस पर्टिकुलर जजमेंट को, ठीक है। सुश्योरी, सुश्योरी, ठीक है। सुश्योररी होता है, RARI, ठीक है, सुश्योरी। उसके बाद लास्ट जो होता है हमारा क्यूओ वारंटो। लास्ट हमारा क्या है? क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ओके, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, इट मींस बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई इंसान किसी पब्लिक ऑफिस को बिना कोई भी उसके पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन वो कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो ऐसे केस में क्यूओ वारंटो इशू होगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप के रिट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, जो हाई कोर्ट इशू करता है। लेकिन हाई कोर्ट इसके अलावा भी कुछ रिट्स इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 5 रिट्स इशू करने की पावर होती है। तो इसीलिए अगर आपके स्टेटमेंट में ये आ जाए कि हाई कोर्ट हैज मोर राइट्स इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट इन मैटर ऑफ रिट्स, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास दूसरे ऑर्डिनरी मैटर में भी रिट्स इशू करने के पावर होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ ये 5 रिट्स इशू करने के पावर होते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा था क्या, रिट्स, ठीक है। और हमारा इसी के साथ फंडामेंटल राइट कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज डू वी हैव, नंबर इसका कितना है ये आप मुझे बताएंगे। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कुछ नहीं था, पहले बोला गया था कि हम डालना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे हमारी कंट्री की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम ये फंडामेंटल ड्यूटीज डाल पाते। उसके अलावा बाद में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया, जिसमें सिटीजन्स को बोला गया कि आप हार्मनी की स्पिरिट, ब्रदरहुड की स्पिरिट या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो डेरोगेटरी हैं वुमेन की डिग्निटी के लिए, हमें अपना हेरिटेज को बचाना चाहिए, उसको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसके प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना चाहिए। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये इंट्रोड्यूस की थी? देयर आर टोटल नंबर ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे इसको हमारे संविधान में डाला गया था, ठीक है। और एक और बात, इट इज नॉन जस्टिफिएबल, इट इज नॉन जस्टिफिएबल। समय मिले तो ये कौन सी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे पूछा नहीं जाता इन एग्जाम में, बट फिर भी एक सेफ्टी साइड रखने के लिए कि कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उस टाइम पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे डाला गया था। एक और बात याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ओरिजिनली ये कहा था कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमें इसको भी जस्टिसिएबल बनाना चाहिए, कि अगर कोई फॉलो ना करे तो उसको हम सू करें या उसको हम सजा दें। लेकिन उस टाइम पे भी ये बोला गया कि इसको जस्टिसिएबल मत बनाओ, इसको हम किसी और एक्ट के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है कि हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज गलत करते हैं और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में होता है तो हमें तो सजा होती ही है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसको अलग अलग एक्ट के थ्रू ये डाला गया है और इसको जस्टिफाइबल बनाया गया है, लेकिन इट नीड सम एक्ट जिससे ये थोड़ा जस्टिफाइबल बन सके। लेकिन अपने आप से खुद फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो जस्टिफाइबल नहीं होती, दे आर नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें हमारे सबसे सुप्रीम पोजीशन पे रहते हैं प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब इनकी अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये एक सिटीजन हो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के सिटीजन हो। उसके अलावा इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 इयर्स, ठीक है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 इयर्स, ओके। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये हमारे ऐसे पोजीशन पे रहते हैं कि ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट रिपब्लिक है, तो ऑब्वियसली कि कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो लोगों को रिप्रेजेंट करे, मतलब लोगों को रिप्रेजेंट एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन ये ऐसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें। तो इसीलिए इनका जो एलिजिबिलिटी होता है उनका मेंबर ऑफ द लोकसभा जितना एलिजिबल होना चाहिए। अब मेंबर ऑफ द लोकसभा बनने के लिए भी कोई ज्यादा एलिजिबिलिटी नहीं होती। सबसे पहला यही कि सिटीजन होने चाहिए और उसमें मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी ये फुलफिल कर रहे हैं, तभी ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ
प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिनसे इनको आमदनी हो या कोई इनको प्रॉफिट हो रहा हो। जैसे कोई पोस्ट भी नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं, तो ये बन सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन अगर इनकेस ये ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है या किसी स्टेट के गवर्नर हैं या किसी मिनिस्टर हैं कहीं यूनियन के या स्टेट के, तो इन दैट केस ये कंटेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जब इनको पोजीशन पे जाना होगा, जब ये इलेक्ट हो जाएंगे और ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो इन दैट केस उनको जो दूसरा ऑफिस है वो वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, इलेक्शन इज थ्रू इनडायरेक्ट होता है, मतलब हम डायरेक्टली, आपने देखा है कभी प्रेसिडेंट के लिए आप जा रहे हैं वोट देने के लिए, नहीं देखा है, तो इसीलिए ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कैसे, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, इलेक्टोरल कॉलेज होता है इनका, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब हो गया, ये कोई कॉलेज नहीं होता, इट इज मेंबर्स इसमें होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन होंगे, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, उसके अलावा दूसरा कौन होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब बोथ द हाउस जो है उसके इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड याद रखिएगा, मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया है कि राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो इसीलिए वो इस कॉलेज का पार्ट नहीं होते, इस कॉलेज के पार्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं। उसके अलावा तीसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, उसके भी इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं, इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हमारे स्टेट के होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। तो इसीलिए अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से पार्ट हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे कहीं भी नॉमिनेटेड लिखा हो उसको आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। दूसरा, कई स्टेट में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो इसका पार्ट नहीं होते। ठीक है, ये 2 बात अच्छे से याद रखिएगा कि ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट पोजीशन, तो उसको सुलटाता कौन है, उसको सुलटाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्प्यूट को कौन हटाएगा, कौन मैनेज करेगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ओथ किसके सामने लेते हैं, ही टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ओथ जो है वो सीजेआई दिलवाएंगे, और अगर सीजेआई एब्सेंट हो, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एब्सेंट हो, तो इस केस में कौन दिलवाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो दिलवाते हैं। ठीक है, इन दिस केस सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ एस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। टर्म्स के बारे में अगर बात करें तो टर्म्स और एमेंडमेंट्स जो होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, तो सबसे पहले उनका टर्म, उनका ऑफिस कितने टाइम के लिए होता है, इट इज फॉर द 5 ईयर, इट इज फॉर 5 ईयर। ठीक है, 5 साल के लिए उनका ऑफिस होता है, और ऐसा कहा गया है आर्टिकल 57 के तहत कि कोई अपर लिमिट नहीं होती कि कितने टाइम्स के लिए जो हमारे ये प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपॉइंट हो सकते हैं। तो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। अगर आप बात करें अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो अमेरिका में 2 टाइम के लिए, 2 टाइम तक, इन यूएसए देयर आर अ लिमिटेशन ऑफ कि 2 टाइम तक, हमारे 2 बार तक ही
प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, कितने भी बार प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। और साथ में अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें तो वो अपने रेजिग्नेशन किसे देंगे, ही विल गिव रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन देंगे जिस टाइम पे भी अगर उन्हें देना हो, ठीक है। उसके अलावा अगर इन्हें हटाने की बात करें तो कौन इनको इम्पीच कर सकता है, इनको इम्पीच कर सकते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इनके अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे तो अपॉइंटमेंट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जब हम इसके रिमूवल की या इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उसमें जो इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक क्वासाई जुडिशियल प्रोसेस होता है, इट इज अ क्वासाई जुडिशियल प्रोसीजर। और इसमें अगर प्रेसिडेंट को हमें इम्पीच करना है तो वो कौन से ग्राउंड पे इम्पीच होंगे, ओनली फॉर द वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन के लिए, संविधान की उल्लंघना करने के लिए ही इनको हटाया जा सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आते हैं वैकेंसी की। अगर कभी भी ये डेथ के कारण, रिजिग्नेशन के कारण या रिमूवल के कारण इनका ऑफिस वेकेंट होता है तो कौन इनके ऑफिस को एक्वायर कर सकता है, इनके ऑफिस को एक्वायर कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जब तक वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, जब तक जो नए प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट ना हो जाए, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी इनको एक्वायर कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर्स की बात करें तो यही है जो प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जज, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, कैग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको अपॉइंट करते हैं। तो इनका पावर कहां पे है, अपॉइंटमेंट, जितने भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके अपॉइंटमेंट में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट, दो नॉमिनली बट यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो पार्लियामेंट है उसको प्रोरोग भी कर सकते हैं, समन भी कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में क्या है पावर, समन एंड प्रोरोग, ठीक है। और एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट होता है वो कितने पार्ट से बनता है, 3 पार्ट से बनता है। सबसे पहले होते हैं प्रेसिडेंट, दूसरा भाग होता है लोकसभा और तीसरा भाग होता है राज्यसभा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम आगे की बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो होता है, कोई भी कमीशन होता है एफसी, फाइनेंस कमीशन, उसको कौन अपॉइंट करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और साथ में ये सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस सर्विसेज के, और साथ में ये चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब को यही अपॉइंट करते हैं और यही वॉर और पीस को कंक्लूड करते हैं। और जब तक इनका अप्रूवल ना मिल जाए कोई भी मनी बिल पास नहीं हो सकता या कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। और साथ में इनके पास क्या पावर है, पार्डन देने की जुडिशियल पावर भी है। जुडिशियल पावर बोलते हैं इसको, कि इनके पास पावर है कि ये पार्डन कर सके, रिप्रीव कर सके, रेमिट कर सके या कम्यूट कर सके किसी भी डेथ सेंटेंस को। उसके अलावा इनके पास इमरजेंसी पावर भी है कि अगर 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। सबसे पहली होती है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगती है। फिर आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो हमारी आर्टिकल 360 के तहत लगती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो किसका है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का।
प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल। और साथ में प्रेसिडेंट अगर कोई भी पार्लियामेंट के सेशन को प्रोरोग या कन्वीन कर रही है तो वो किसका कंसल्टेशन लेगी, वो प्राइम मिनिस्टर का कंसल्टेशन लेगी। और साथ में यही रिकमेंड करेंगे लोकसभा के डिसोल्यूशन को, और यही अपॉइंट, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और साथ में जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं वो इन्हीं के कहने पे अलॉट होते हैं, ठीक है। और साथ में जो रियल पावर होती है, जितने भी हमने नॉमिनल पावर पढ़ी प्रेसिडेंट में, वो यहाँ पे रियल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन डिसीजन कौन देते हैं, डिसीजन देते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके अलावा वो एडवाइस देते हैं कि किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है और किस में नहीं लगाना है, एंड ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी दूसरे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इनकी बात करें तो इनको कौन इलेक्ट करता है, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, वो कौन कंस्टिट्यूट करता है, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और इनका जो इलेक्शन होता है दैट इज ऑल्सो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और इनका जो इलेक्शन होता है दैट इज थ्रू द मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इनके इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पास फाइनल अथॉरिटी रहती है डिसीजन सुनाने की। क्राइटेरिया अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए इनकी 35 इयर्स मिनिमम। उसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो ही शुड बी एलिजिबल फॉर राज्यसभा मेंबरशिप, ठीक है। राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, तो ये क्या कर सकते हैं, ये बन सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और इनका जो टर्म होगा वो कितने टाइम का होगा, वो भी अगेन 5 साल का होगा, 5 इयर्स का इनका टर्म होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये कितने भी टर्म के लिए रह सकते हैं। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं होता, नो राइट टू वोट। ये सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट देते हैं कि अगर कोई टाइम हो जाए तो उस केस में कास्टिंग वोट कौन देंगे, उस केस में कास्टिंग वोट देंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट जैसे मैंने बताया आपको, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, दूसरे होते हैं लोकसभा, तीसरे होते हैं राज्यसभा। तो जो हमारा पार्लियामेंट होता है, इसके जो 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो अपर हाउस होता है वो हम राज्यसभा को कहते हैं, और लोअर हाउस जो होता है वो हम लोकसभा को कहते हैं। अब अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो होता है उसमें किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये फेडरल कैरेक्टर का होता है। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं, और इसका नेचर जो होता है दैट इज फेडरल इन कैरेक्टर, फेडरल होता है अपने कैरेक्टर में, ठीक है। उसके अलावा ये किसके बेसिस पे होता है, इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी अराउंड 250, ठीक है। 250 तक इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसमें से 238 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 जो होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 238 स्टेट्स एंड यूटीज, और जो बाकी 12 होते हैं दे आर नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, दे आर नॉमिनेटेड मेंबर, ओके। अब ये नॉमिनेटेड किस फील्ड में होते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, इन सब में होते हैं नॉमिनेट। अब अगर इसकी बात करें
तो ये जो हमारा राज्यसभा होता है ये परमानेंट हाउस होता है, इट इज परमानेंट हाउस, और यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होता है, देयर इज नो सच डिसोल्यूशन। जैसे हमने लोकसभा के केस में देखा वहां पे डिसोल्यूशन हो रहा है, राज्यसभा के केस में डिसोल्यूशन नहीं होता है। और 1/3 जो इसके मेंबर हैं वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, ठीक है, हर 2 साल पे इसके 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा यहाँ पे सिटीजन होना चाहिए, उसके अलावा इनकी उम्र 30 साल की होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड ना कर रहे हो, और साथ में ये पार्लियामेंट कंस्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वोटर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये वोटर होने चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, और जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो जो हेड करेंगे वो कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, और इन केस वो एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, वो हेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, लोकसभा। लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये लोअर हाउस होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा, और इसमें कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। किस बेसिस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल से ऊपर जो लोग भी हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग वोट दे सकते हैं, और उन्हीं के वोट से जो इलेक्ट होके जाएंगे वो जाएंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, ठीक है। और इसकी मेंबरशिप की अगर बात करें तो इट इज अराउंड 530 मेंबर्स जो होते हैं वो 530 होंगे, और इसमें जो 20 इसमें से, और ये होंगे हमारे स्टेट के, ये जो 530 हैं वो स्टेट के होंगे, और जो 20 होंगे दे विल बी फ्रॉम व्हाट, यूनियन टेरिटरीज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। पहले एंग्लो इंडियंस जो थे उनको भी नॉमिनेट किया जाता था, 2 मेंबर एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेट होते थे, लेकिन अब ये प्रथा को बंद कर दिया गया है, अब इनको नॉमिनेट नहीं किया जाता, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि जो लोकसभा है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हो, और हर साल सेंसस के बेसिस पे इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो उसको डीलिमिट किया जाए, तो इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन बनती है। उसके अलावा अगर हम बात करें टेन्योर की तो इट इज अराउंड 5 ईयर्स, ठीक है, इट इज अराउंड 5 ईयर्स, लेकिन सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, अगर पहले हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो इन दैट केस ये जो 5 साल का टर्म है ये पूरा ना हो, लेकिन हाउस पहले डिसॉल्व हो जाए तो उस केस में कम हो जाता है, और अगर इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, तो उस केस में 6 ईयर्स तक इसका टेन्योर हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके मेंबर्स जो होते हैं उसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले ये क्या होने चाहिए, ये सिटीजन होने चाहिए, 25 साल इनकी उम्र होनी चाहिए, इट शुड बी 25 ईयर्स, और जैसे यहाँ पे वोटर जो थे वो किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के हो तो भी चलेगा, किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के, ऐसा नहीं है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो लड़ रहे हैं वहीं के वोटर होने चाहिए, किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के ये वोटर हो सकते हैं। उसके अलावा इसके हाउस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, प्रिसाइड कौन करते हैं, स्पीकर, ठीक है, और अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर करते हैं। स्पीकर जो होते हैं वो चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और ये जो स्पीकर अगर किसी केस में एब्सेंस हो तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इनके ऑफिस को भी ले लेते हैं और वो प्रिसाइड करते हैं और वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं जो भी स्पीकर की है, ठीक है। उसके अलावा स्पीकर को भी बहुत अच्छे तरीके, मतलब जैसे रेजोल्यूशन के तरीके से, जिस टाइप से हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा था उससे मोर और वॉट लेस सिमिलर तरीके से स्पीकर का भी रिमूवल होता है, और साथ में इनके पास भी सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट होता है, इनके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होता कि मतलब ये सामने से वोट डाल सके, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट होता है कि अगर कोई टाई का केस हो जाए, जब हाउस बीच बीच में बट जाए, इक्वल इक्वल बट जाए, तो इस केस में जो एक वोट की जरूरत होगी कास्टिंग वोट की, वो कौन डालेगा, वो डालेगा स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है।
और अगर कभी किसी केस में ऐसा हो जाए कि दो हाउस है, जैसे अगर आप देखें सबसे पहले अगर सपोज करिए लोकसभा है, उसने कोई बिल पास किया, इसको दिया इन्होंने राज्यसभा में, अब राज्यसभा ने अमेंडमेंट कुछ सजेस्ट किया और वापस इसको भेज दिया, लोकसभा को मंजूर नहीं है ये अमेंडमेंट, तो फिर से ये भेज रहा है। अब या फिर तो ये 6 महीने तक लेके बैठ गया, या कुछ ऐसा किया 6 महीने तक लेके बैठ गया, इसने फिर से फर्दर पास नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जॉइंट सिटिंग होगी। अब ये जो जॉइंट सिटिंग होगी उसको प्रिसाइड कौन करेंगे, उसको प्रिसाइड करेंगे हमारे स्पीकर। याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, वो एब्सेंट है तो कोई मेंबर, लेकिन किसी भी केस में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे किसी भी केस में, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर कर सकते हैं। यूजुअली स्पीकर प्रेजेंट ही होते हैं तो वही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोकसभा के पास क्या स्पेशल पावर है, मनी बिल। बाकी चीजों में राज्यसभा का और लोकसभा का इक्वल पावर है, लेकिन मनी बिल में नहीं। मनी बिल अगर पास कर दिया लोकसभा ने तो 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर राज्यसभा को इसको पास करवाना पड़ेगा, और अगर वो पास नहीं करता है तो ये पास माना जाएगा। तो इसीलिए इस केस में हमारे लोकसभा के पास काफी ज्यादा पावर होता है, और कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है स्पीकर, ठीक है। तो इसीलिए स्पीकर का पोजीशन बहुत ज्यादा खास होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये यूजुअली कहां पास होता है, लोकसभा में पास होता है। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये कहां इंट्रोड्यूस होता है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती मनी बिल को लेके, वो अमेंडमेंट बता सकता है लेकिन वो माने ना या ना माने ये पावर लोकसभा के पास होती है, अगर वो ना माने तब भी कुछ नहीं कर सकता राज्यसभा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। उसके अलावा पार्लियामेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज और, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो कितने सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं यूजुअली। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि किसी भी साल में 6 महीने के बीच में आपको सेशन कंडक्ट करवाना है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने सेशंस का प्रोविजन देता है, 2 सेशंस का, ठीक है, लेकिन यूजुअली यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बजट सेशन, सबसे पहला होता है बजट सेशन। अब ये जो बजट सेशन है उसमें जनवरी से मार्च अप्रैल तक चलता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है हमारा मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन की अगर बात करें तो ये हमारा जुलाई अगस्त में चलता है। और तीसरा सेशन जो होता है दैट इज विंटर सेशन। विंटर सेशन की बात करें तो ये नवंबर दिसंबर तक होता है। और कोई भी जॉइंट सिटिंग अगर बुलानी है तो वो बुलाते कौन है, वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट, और उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अगर कोई भी बात नहीं बनती है दोनों हाउसेस के बीच तो डेडलॉक हो जाता है बिल में। इस केस में हमारे स्पीकर जो होते हैं वो इस हाउस को प्रिसाइड करते हैं, और बुलाते कौन है, बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर अदर पोजीशन, अगर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करें तो उसमें आता है एक पोस्ट अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किसका पोस्ट, अटॉर्नी जनरल का पोस्ट। ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल होंगे। उसके अलावा ये हमारे प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्राइमरी लॉयर जो होते हैं ये यही होते हैं, प्राइमरी लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के प्राइमरी लॉयर होते हैं। और ये ऐसे इंसान होते हैं, मतलब इनका अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो, ये इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता है, ये इनकी क्वालिफिकेशन होती है। और एजी को, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और कौन से आर्टिकल से अपॉइंट होते हैं, अंडर आर्टिकल 76(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये अपने ऑफिस को भी होल्ड कब तक करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये ऑफिस को होल्ड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी लीगल मैटर होगा उसमें
जो असिस्टेंस या एडवाइस की जरूरत होगी वो कौन लेगा, वो कौन देगा, ये हमारे अटॉर्नी जनरल देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, लेकिन फिर भी इनको दोनों हाउसेस में बोलने की आजादी है, दोनों हाउसेस में मीटिंग्स को अटेंड करने की आजादी है, बट ही डज नॉट हैव राइट टू वोट, डज नॉट हैव राइट टू वोट। राइट टू वोट नहीं होता, लेकिन ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को जा सकते हैं, वहां की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वहां के सेशन अटेंड कर सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं, ऑडियंस की तरह काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। और किसी भी कोर्ट में, इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट प्रेजेंट है उसमें किसी भी कोर्ट पे ऑडियंस की तरह जा सकते हैं। और साथ में ये कभी भी कोई केस होगा तो उसमें अटॉर्नी जनरल जो होंगे वो गवर्नमेंट की साइड से बोलेंगे, उनके वकील की तरह ये काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला पोजीशन कैग का। कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको कौन अपॉइंट करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और कब तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? 65 साल की उम्र तक। 65 साल की उम्र तक ये ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, या 6 साल का टर्म इनका पूरा हो जाए, दोनों में से जो भी जल्दी आ रहा है उस बेसिस पे इनका रिटायरमेंट होता है। और ये क्या है? ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ही इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ही इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। और इनका ड्यूटी क्या है कि जो भी यूनियन का और स्टेट का अकाउंट है उसको ये चेक करते हैं कि मनी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिस पर्पस के लिए निकला था उस पर्पस में खर्च हुआ या नहीं, सैंक्शन मिला या नहीं, ये सारी चीजें जो काम होता है वो कौन करते हैं? ये कैग करते हैं। अब इनको किस बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, या फिर तो मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे ही कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, ही कैन बी रिमूव्ड ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, और इनका जो रिमूवल होता है दैट इज सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल। और इनकी जितनी भी सैलरी होती है, कंडीशन होती है सर्विस की, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और इनके टर्म ऑफ द ऑफिस में इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, एक्सेप्ट अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है तब तो सबकी सैलरी जाती है, सबकी सैलरी कटती है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें इनके ऑफिस के टर्म्स में इनकी कंडीशन ऑफ द सर्विस को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद अब आता है इंपॉर्टेंट यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं या जो भी सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, कोई और ग्रुप ए लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, वो कौन करवाता है? यूपीएससी कंडक्ट करवाता है सिविल सर्विस। जैसे हमने यहाँ पे बोला ही इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, यूपीएससी जो होता है वो मेरिट सिस्टम का गार्डियन होता है कि इसके रहते हुए मेरिट के बेसिस पे लोग आएंगे एक अच्छे पोजीशन पे। ठीक है, कौन से आर्टिकल से यूपीएससी अपने पावर्स डिराइव करता है या एस्टैब्लिश हुआ है? फ्रॉम आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 ऑफ पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो सर्विसेज जो इस पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट करवाई जाती है उसमें कौन कौन सी होती है? ग्रुप ए लेवल की जो सर्विसेज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो ये कंडक्ट करवाता है। और साथ में ये एडवाइस भी प्रोवाइड करवाता है पब्लिक सर्विस को। और इसके अलावा ये जैसे सपोज करिए कोई ऐसा मांगे कि कोई 2-3 स्टेट आके बोले कि हमें आपकी असिस्टेंस की जरूरत है, तो उस केस में असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सर्विस इंडिया में जब आई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड ली, उसने अपनी रिपोर्ट को सेटअप किया था, दिया था 1924 में, और उसी के बेसिस पे पब्लिक सर्विस कमीशन आई थी। ठीक है, तो क्या याद रखना है? द रॉयल सर्विस कमीशन, ये कमीशन आई थी इंडिया के अंदर, द रॉयल सर्विस कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विस, ऑन सुपीरियर सिविल सर्विस। और इसके चेयरमैन कौन थे?
हु वाज द चेयरमैन? लॉर्ड ली। और ये कब आई थी? 1924 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, 1924 में। और उसके बेसिस पे पब्लिक सर्विस जो था, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी। मतलब यूपीएससी जो था उसको पहले पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसके बाद हमारा यूपीएससी आफ्टर इंडिपेंडेंस बना। तो ये हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना इस कमिटी के रिपोर्ट में हुई थी। जो पहला पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, इट वाज फॉर्म्ड इन 1 अक्टूबर 1926। फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था? 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926। और इसके चेयरमैन कौन थे? सर रॉस बार्कर। सर रॉस बार्कर was the chairman of this first public service commission। ठीक है। अब इसके बाद एडवाइजरी, कुछ चीजों में सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पोजीशन रह जाती है, लेकिन वैसे ये जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, ये बहुत अच्छा सर्विस कमीशन है। मतलब ये बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से टाइमली एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक है। अब इसके जो मेंबर होंगे वो, उनकी रिटायरमेंट एज जैसे पिछले में थी 65 ईयर्स होगी, या 6 साल 6 ईयर्स ऑफ सर्विस। इन दोनों में से जो भी पहले आ रहा होगा उसके बेसिस पे इनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। ठीक है। और ये मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो मेरिट के बेसिस पे जो एग्जाम होती है वो ये कंडक्ट करवाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी। स्टार्ट करें पीआरआईज के बारे में, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अगर आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देखा होगा तो उस केस में क्या था, महात्मा गांधी जो थे वो चाहते थे कि ग्राउंड लेवल पे या जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, वो अपनी बातों को रखें, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अगर आपको पूछा जाए कि किसकी आइडियोलॉजी थी, तो ये यूजुअली महात्मा गांधी जी की ही आइडियोलॉजी थी। वो विलेज ऑटोनॉमी में बिलीव करते थे कि जो हमारे विलेजेस हो वो एकदम ऐसे हो कि वो अपने बेसिस पे चीजों को करें, अपने बेसिस पे वो अपनी सारी चीजों को मैनेज करें, और वो खुद से, मतलब जो लोग हों वो अपनी चीजों को ग्रास रूट लेवल से मैनेज करें, लोग पार्टिसिपेट करें। तो उस बेसिस पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लोकल पीपल का इन डिसीजन मेकिंग में ग्रास रूट लेवल पे एकदम बेसिक लेवल पे जो हमारे लोग हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं। जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे बोला गया कि हमें ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे हम जस्ट तभी एक पार्टीशन से निकले थे, हमारा इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद का एग्जाम्पल है। ये सारे लोग अपने आप में ही एकदम अलग एंटिटी बना के रखना चाहते थे। तो उस टाइम पे अगर पीआरआईज प्रोवाइड कर दी जाती तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे देश का और बहुत सारा टुकड़ा हो जाता, राइट। तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन इसको डीपीएसपी में रखा गया, मतलब इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अंडर आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें क्या कहा गया है? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसका मतलब नीति निर्देशक कानून है, जिसमें स्टेट्स जो हैं उनको कहा गया है कि आप विलेज लेवल पे एक विलेज पंचायत की स्थापना कीजिए जो कि सेल्फ गवर्नमेंट का काम करेगी। इसमें स्टेट को डायरेक्शन मिला है क्या कि ये ऑर्गेनाइज करे विलेज लेवल पे, ऑर्गेनाइज करे विलेज लेवल पे विलेज पंचायत को, जो कि एक यूनिट बनाएगी, विलेज पंचायत को जो कि सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्निंग यूनिट होगी। ठीक है, मतलब ये अपने आप से अपनी चीजों को कर सकेगी। और उसके बाद बहुत सारी कमेटी बनाई गई। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी का अगर नाम लूं मैं तो बलवंत राय कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है बलवंत
राय कमेटी। उसके अलावा दूसरी कमेटी है अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। ये जो दो कमेटी है, इन दोनों कमेटी ने रिकमेंड किया कि कैसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसकी वर्किंग को इंप्रूव कर पाए। तो वर्किंग ऑफ पीआरआईज पे इन दोनों कमिटीज ने अपने रिकमेंडेशन दिए। उसके बाद हमारे संविधान में संशोधन होता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और साथ में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सेम ईयर में पास हुआ था। ये दोनों जो हैं, ये दोनों बनते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्किंग ऑफ पंचायत। ये पंचायत के लिए बने और ये बने हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कि शहरी एरिया में, ऑब्वियसली शहरी एरिया में पंचायत तो हम बिठाएंगे नहीं, तो शहरी एरिया में क्या होंगे, म्यूनिसिपैलिटीज होंगे। तो ये सारी जो हमारे संशोधन में सेल्फ गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल, मतलब एकदम छोटे से फ्रॉम द बॉटम पॉइंट सारे लोग मिलके अपनी बात रखेंगे, अपने प्रॉब्लम्स रखेंगे, उसको पंचायत डील करेगी। पंचायत फिर आगे जाएगी, ब्लॉक लेवल पे जाएगी, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, उसके बाद स्टेट लेवल पे जाएंगे इश्यूज। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये कहाँ से, एकदम नीचे से ग्रास रूट लेवल से इमर्ज होके ये ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो यही है हमारा मेन एम सेल्फ गवर्नमेंट का, कि लोगों की समस्याओं को हम सुने। तो इसीलिए हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो उसके थ्रू हमारे पंचायत और हमारे म्यूनिसिपैलिटीज हमारे पास हमें मिले। उसके बाद इसमें साथ में अब देखिए, जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, एससी एसटी और वुमेन, ये लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। तो इसीलिए इन लोगों के स्पेशल रिजर्वेशन के प्रावधान भी किए गए हैं इस ग्रास रूट लेवल पे, कि मिनिमम आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इनके साथ एक और सेक्शन है बैकवर्ड क्लास, उनको भी आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की भी स्थापना होती है आगे, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2004 में इसकी स्थापना होती है, कि जितने भी मतलब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात है, स्टेट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, उन सारे इश्यूज को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डील करेगा। और इसके बाद 3 टियर सिस्टम बनाया जाता है पंचायत का 3 टियर सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले विलेज लेवल पे चीजें डील होंगी, विलेज लेवल। उसके बाद सेकेंड लेवल जो होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद थर्ड लेवल जो होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट पंचायत, जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में बात कराएगा और जिसमें पॉपुलेशन जो होगी वो 20 लाख की होगी या उससे अधिक होगी। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट पंचायत। ठीक है, ये 3 लेवल या 3 टियर में हम पंचायत को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और इसमें जो जितने भी सीट होंगे उसमें लोग जो इलेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, डायरेक्टली हम उनको चुनेंगे और वो जाएंगे। और उसके बाद वो हमारे लिए जो चीज है, जो हमारे इश्यूज हैं उसको वो डील करेंगे। अब ग्राम सभा जो होता है वो हमारा, जैसे हमने इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा, तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज कौन होते हैं, इलेक्टोरेट कौन होते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन कौन लोग आते हैं, जितने भी 18 साल से 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग होते हैं पूरे गांव में, जो भी प्रेजेंट है वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं पंचायत सिस्टम में। इसमें सीट्स रिजर्व होती हैं पंचायत लेवल इलेक्शन में, एसटीज के लिए, एसटीज के लिए, विमेंस के लिए। और साथ में स्टेट्स भी बहुत सारे प्रोविजंस बनाता है कि कैसे हमें जो रिजर्वेशन अपॉइंट करना है, चेयरपर्सन जो है पंचायत का विलेज लेवल पे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये हमारा स्टेट भी इसके लिए काम करता है। अब जो पंचायत होती है वो यूजुअली 5 साल के लिए होती है, लेकिन ऐसा होता है, मतलब फर्स्ट मीटिंग जो है वहां से 5 साल तक पंचायत कंटिन्यू करेगी।
अब जरूरी नहीं है, बहुत टाइम ऐसा होता है जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, तो कई बार डिसॉल्व भी हो जाता है। तो डिसॉल्व होने के बाद जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसके बाद जो दूसरी पंचायत है वो काम करेगी और उसके बाद फिर से री इलेक्शन होंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो गांव में रहते हैं वो सारे मेंबर्स होते हैं जो पंचायत के इलेक्शन में होंगे, और पंचायत के इलेक्शन के लिए मतलब जो लड़ेंगे, एक हो गया ग्राम सभा जो उनको चूज करेंगे और दूसरे हो गए ग्राम जो वहां पे लड़ेंगे। तो पंचायत की इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21 साल, 21 ईयर्स फॉर द इलेक्शन। अगर आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो आप 21 साल की उम्र के होने चाहिए। उसके अलावा पंचायत के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जो स्टेट अपनी तरफ से देता है कि सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे उनको कुछ पावर्स दे दी जाए। तो उसमें क्या क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान प्रिपेयर करना है, कोई भी स्कीम लॉन्च करनी है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सोशल जस्टिस हो। उसके अलावा जो भी 11th शेड्यूल में, मैंने आपको शेड्यूल्स लिखवाए थे लास्ट क्लास में, तो उसमें जो 11th शेड्यूल है वो किससे डील करता है? वो पंचायत से डील करता है। तो 11th शेड्यूल में जितने भी आइटम्स हैं जैसे कि लैंड इंप्रूवमेंट के बारे में, बाइनर इरिगेशन के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, फिशरीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सारी चीजों पे लॉ बनाने का अधिकार किसको है? ये सारी चीजों पे लॉ बनाने का अधिकार पंचायत को है। अब इसका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? इसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसमें जो स्टेट अपॉइंट करता है, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। वो पंचायत लेवल के इलेक्शंस को करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो फिर फर्दर कहाँ जाएगा? वो कोर्ट्स में जाएगा, मतलब कोर्ट्स के पास, उसमें मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर होगी उसके पास जाएगा और फिर जो भी उसमें मैटर होगा वो होगा, लेकिन कोर्ट्स के पास यहाँ पे ज्यादा राइट नहीं होती। ठीक है, तो ये थी हमारी पंचायत। उसके बाद हमारा म्युनिसिपैलिटीज आता है। म्युनिसिपैलिटीज की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे रूरल एरिया में पंचायत है, ये अर्बन एरिया में है। ठीक है, ये अर्बन एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में हमारा ये आता है, हमारा म्युनिसिपैलिटीज आता है। अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिशनल एरिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गांव है, यहाँ पे रूरल एरिया है, यहाँ पे अर्बन एरिया है, तो ये वाला जो एरिया होगा जो ट्रांजिशन में होगा वो हमारा क्या होगा? नगर पंचायत का भाग होगा। दूसरा हमारा क्या होता है? म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल काउंसिल में कौन आएंगे? स्मॉल अर्बन एरियाज, स्मॉल अर्बन एरियाज। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्या होगा? हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तीसरा हमारा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे प्रॉपरली अर्बन एरियाज होंगे या लार्जर अर्बन एरियाज होंगे। ठीक है, लार्जर अर्बन एरियाज। ठीक है, उसके बाद अब बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, तो जो मेंबर होते हैं वो भी यहाँ पे भी कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लोग उनको इलेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा म्युनिसिपैलिटीज के भी इलेक्शंस होते हैं। और उसके बाद जो उसमें रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों का होना चाहिए वो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि कितने लोगों का कितना % कोटा होना चाहिए, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारा जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और एक से अधिक वार्ड के लिए जो टेरिटोरियल एरिया होता है वो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, तो 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ये सारी चीजें होती है। और हर 5 साल पे इसका भी इलेक्शन होता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो भी क्वालिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेगी, उसी के बेसिस पे जो म्युनिसिपैलिटीज के मेंबर होंगे वो इलेक्ट होंगे। और अगेन यहाँ पे भी 21 साल का होता है कि 21 साल का जो इंसान हो गया है वही इलेक्शन लड़ सकता है। और मतलब पर्सन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स शेल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर। वाइल जो अगर कोई इंसान
स्टेट लेजिस्लेशन में खड़ा होना चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसमें 25 साल चाहिए। और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो अपने कुछ पावर्स म्युनिसिपैलिटीज को दे देता है, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करने का, लेवी, कुछ ड्यूटीज कलेक्ट करने का, ये सारा जो पावर होता है ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो इसको दे देता है, म्युनिसिपैलिटीज को देता है कि आप करिए। और इनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? अगेन SEC मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन, और उसके पास ये पावर होती है कि वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज दोनों का इलेक्शन कंडक्ट करवाए। कहां से आया हमारा ये म्युनिसिपैलिटीज? ये आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ कमेटी होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, ठीक है। ये 2 कमेटी होती है म्युनिसिपैलिटीज की। एक और छोटा सा टॉपिक है यूनियन बजट का। यूनियन बजट, इसमें हम कोई बजट डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 112 के तहत यूनियन बजट होता है। इसका नाम बजट नहीं होता, इसको हम आम भाषा में बजट बुलाते हैं। इसका एक्चुअल नाम जो होता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट टर्म का मेंशन नहीं है, हर जगह सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दिया गया है। अब इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? जो गवर्नमेंट बिल होता है, सबसे पहले जो हमारा बजट होता है वो गवर्नमेंट बिल होता है। गवर्नमेंट बिल का क्या मतलब हो गया कि ये कोई मिनिस्टर ही पास करेगा, और ये मिनिस्टर ही पास करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसको मनी बिल की तरह हम कैटेगराइज करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जब हमारे प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी बजट पास होने से पहले प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए जाएगा, और उसके बाद ये आगे फर्दर जब वो रिकमेंड कर देंगे उसके बाद ये लोकसभा में आएगा, ठीक है। और मनी बिल को मनी बिल कहने की पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास, ठीक है। अब ये जो बजट होगा इसमें एस्टिमेटेड रिसीप्ट होगा, एक्सपेंडिचर होगा कि किस बेसिस पे गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स होंगी, तो ये सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? यूनियन बजट के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग पहले क्या था? हमारा प्लानिंग कमीशन था। अगर नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज व्हाट? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। दैट इज व्हाट नीति आयोग इज। अब नीति आयोग जो है ये क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक है। इट इज व्हाट? पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पॉलिसी थिंक टैंक है। ये क्या करता है? इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को, और इसका एम क्या है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है वो ये इंट्रोड्यूस करे, और ये स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देता है किसको? सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को। और ये कब आया? फ्रॉम व्हेन? 1 जनवरी 2015। फ्रॉम द ईयर ऑफ 1 जनवरी 2015। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या है? चेयरपर्सन है, ठीक है। सबसे हेड पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन है। उसके बाद इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल की अगर हम बात करें तो गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं? जो चीफ मिनिस्टर है हर स्टेट के, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट, और यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी लिख रही हूं मैं यहाँ पे, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है, तीसरे लेवल पे आता है हमारा रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन होते हैं? ये इशू स्पेसिफिक बनाया जाता है कि अगर कोई ऐसी इशू आ गई तो उसको डिस्कस करने के लिए रीजनल काउंसिल को बनाया जाएगा। किसी एक स्टेट या किसी रीजन के लिए स्पेसिफाइड टेन्योर होगा। और उसके अलावा इसमें कौन होते हैं? एक्सपर्ट भी होते हैं। कोई स्पेशलिस्ट हो गए, प्रैक्टिशनर हो गए, ये सारे हमारे कौन नॉमिनेट कौन करेगा? दे आर नॉमिनेटेड बाय
प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये है हमारा नीति आयोग का पूरा फॉर्मेशन, एक मोटा तरीके से समझने के लिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ में ये बात याद रखिएगा कि जो नीति आयोग है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू आया है, ठीक है।